Hi everyone. So this is the chemistry solution for your first ANTS. So without any delay चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? How many moles of aluminium sulfate would be in 50 ग्राम of the sun? अब अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट आप जानते होंगे, इसका मोलर मास याद रखने का इजी तरीका है कि इसका मोलर मास आप जैसे याद रखिए, इट इज सेम एज सुक्रोज. तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इट इज 342 ग्राम पर मोल. अब आपको बोला गया है 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में क्या होगा. बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास इज 50, मोलर मास इज 342. नाउ ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको सिंप्लीफाई, इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लिख सकते हैं 50 बाय 350. 50 by 350 would be 1/7 and 1/7 approximately होता है 0.142857. तो अब मैं यहाँ तक देखने से हो जाएगा 0.14 के आसपास होना चाहिए. 0.14 के आसपास क्लोजेस्ट ऑप्शन डी दिखाई देगा आपको, वही करेक्ट आंसर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन 52. Equal weights of NaCl and KCl are dissolved separately to form two solutions of equal volume. अब देखिए इक्वल वॉल्यूम का दो सॉल्यूशन बनाया गया है, एक NaCl का है, एक KCl का है. वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा और वेट दोनों का मास भी दोनों के लिए सेम है. अब देखिए मोलारिटी होता क्या है. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सिंस की वॉल्यूम दोनों केस में सेम है तो हमें बस नंबर ऑफ मोल्स ही कंपेयर करना है. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो NaCl के लिए अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास बाय इसका मोलर मास दैट इज 58.5. और यहाँ अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास बाय आपका इसका KCl का मोलर मास. KCl का मोलर मास वुड बी 35.5 प्लस 40, दैट इज लाइक पोटेशियम का 39 होता है तो 35.5 प्लस 40 अगर कर लेते हैं तो हमारा आएगा 75.5, 74.5. तो मेरे को बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहा है, इसका भी जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, दोनों का नंबर मोल्स ऑफ कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है. दैट मींस दिस हैज टू बी द लोअर क्वांटिटी, जिसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl. वॉल्यूम सेम होगा तो मोलारिटी भी NaCl का जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू मोलारिटी ऑफ KCl. तो अगर चार ऑप्शंस को देखें तो आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा दैट ऑफ NaCl विल बी मोर देन दैट ऑफ KCl सॉल्यूशन. तो आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी. ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 53. आपको बोला गया है 5 moles of SO2 and 5 moles of oxygen react to form SO3. Total number of moles in the container when only 60% SO2 is used. Okay, SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाते हैं. ओके, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा. अब आपको बोला गया है कि इसका 5 मोल लिया है, इसका भी 5 मोल लिया है, यहाँ 0 है. ओके, अब आप जानते हैं कि ये कौन से रेशियो में रिएक्ट करता है, 2:1, यानी कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा. अब तुमको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर व्हेन ओनली 60% SO2 इज यूज्ड. तो मेरे को बताइए हमने लिया था 5 लेकिन यूज कितना हुआ है, यूज हुआ है 60%. तो 60% ऑफ 5 अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 3 होगा. तो कितना यूज हो गया इसका 3 यूज हो गया. अब मेरे को बताइए 2 और 2:1 का रेशियो अगर है तो इसका 3 मोल इसके 1.5 मोल से रिएक्ट करेगा और कितना बनाएगा मेरे को बताइए. 3 1.5 से रिएक्ट करके 2:1:2 का अगर रेशियो है तो 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 3 मोल से यहाँ पे 3 मोल ही बनेगा. ओके, अब अगर हम देखें दिस इज द मोल्स रिएक्टेड एंड दिस इज द मोल्स फॉर्म्ड. तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कितना बचा है हमारे पास, तो 5 मोल लिया था उसमें से 3 मोल रिएक्ट हो गया तो इसका मोल्स लेफ्ट फाइनली 2 होगा. इसका 5 मोल लिया था 1.5 रिएक्ट हो गया, कितना बचा है 3.5. इसका पहले कुछ नहीं था, फाइनली 3 बना तो इसका फाइनली कितना बचा है 3. तो इफ आई ऐड ऑल ऑफ दिस, राइट, इफ आई ऐड ऑल ऑफ दिस तो इसका कितना आता है 3 + 3.5 6.5 + 2 8.5. 8.5 हमारा जवाब होना चाहिए. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट. दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट एक क्वेश्चन जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कई बार. ऑप्शन ए देखिए 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको पता है मास अगर निकालना है आपको तो मोल इंटू मोलर मास करना पड़ता है. तो ऑप्शन ए में अगर देखें तो 0.2 मोल्स है और मोलर मास 2 होता है तो 0.4 ग्राम, राइट. ऑप्शन बी अगर देखते हैं 6.022 इंटू 10⁻22 यानी कि 0.1 मोल्स है कि नहीं. ये एवोगैड्रो नंबर में 10⁻23 होता है, यहाँ पे 10⁻22 यानी कि हमारे पास कितना लिया गया 0.1 मोल्स. 0.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम, यहाँ पे 0.1 मोल लेके रखें और मोलर मास जो होगा 28 होता है तो दिस विल गिव अस 2.8 ग्राम्स.
ऑप्शन सी देख लेते हैं, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, यहाँ डायरेक्ट मास दिया गया है। द थिंग इज दैट दिस इज द ट्रिक, द थिंग इज लोग बच्चे क्या करेंगे, फ्लो में 0.1 मोल ऑफ सिल्वर का मास निकाल लेंगे, विच माइट बी ग्रेट, बट द थिंग इज यहाँ आपको समझना है कि डायरेक्ट आपको 0.1 ग्राम ही दिया है, एंड द थिंग इज क्वेश्चन जस्ट वांट्स यू टू कंपेयर मास। तो 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस भी अगर हम देख लेते हैं तो 0.1 into 32, that is 3.2 gram. So if I compare all of this, the lowest number is this. Answer should be option number C. Okay, lightest यही होगा। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, which of the following molecules can act as an oxidizing as well as reducing agent? अब इस बारे में अगर आपको समझना है, कैसे एनालाइज करना है, आपको देखना है कि एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर होता है तो वो बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और अगर एक एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में रहता है तो वो बस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो एक स्पीसीज कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर पाएगा? जब वो ना अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। वो कैसा होना चाहिए? वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, सल्फर, ऑप्शन ए को देखते हैं, H2S, सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बी, SO3, सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। सी अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ से वो -2 भी जा सकता है और इंक्रीज होके 0 भी जा सकता है, यानी कि इसके लिए दोनों चीज पॉसिबल है। और ऑप्शन डी, F2, हम जानते हैं कि F2 का मैक्सिमम लाइक फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब द ओनली ऑप्शन which can act as oxidizing as well as reducing agent is option number C. Okay, आगे बढ़ते हैं। Question number 56. In which of the following pairs there is greatest difference in the oxidation number of the underlying elements? Okay, compare करते हैं। 56, ऑप्शन ए में देखिए, NO2 and N2O4, आपको पता होगा दोनों एक दूसरे का डाइमर है, मतलब सॉरी NO2 का डाइमर N2O4 है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, यहाँ +4 है, यहाँ पे भी +4 ही आएगा, तो डिफरेंस 0 है। ऑप्शन बी देखिए, P2O5 एंड P4O10, वापस से P4O10 जस्ट इसका 2 टाइम्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे +5, यहाँ पे भी +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑप्शन सी, N2O एंड NO, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखिए +1 +2, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस अगर यहाँ पे देखें तो 0 है, 0 है, इसमें 1 आ रहा है। और ऑप्शन डी अगर देखते हैं, SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3, SO2 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, SO3 में +6 होगा, द डिफरेंस वुड बी 2, एंड एज वी कैन सी द मैक्सिमम डिफरेंस यहीं पे आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन 57, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 57, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ओनली वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई इट। तो आपको यहाँ पे देख के ही समझ में आएगा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। मेरे को बताइए, यहाँ पे इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जैसे कि मैंने बताया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये जनरली कभी रेडॉक्स नहीं होते। मेरे को बताइए, पहला वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स नहीं होगा, सेकेंड वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी रेडॉक्स नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें S2O7 2-, यहाँ पे भी अगर आप देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, प्रोडक्ट में भी +6 है, राइट। और यहाँ पे अगर ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी अगर आप देखें, Cu2S + 2FeO कन्वर्ट्स टू 2Cu + 2Fe + SO2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 था, यहाँ +4 हो गया। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 था, यहाँ 0 हो गया। एज यू कैन सी आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। कॉपर का भी +1 से 0। तो एज यू कैन सी द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फॉर दीज एलिमेंट्स, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस हैज टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन विच इट हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 58, OF2 H2O2 KO2 O2F2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सब। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा ऑक्सीजन, यहाँ -1 होगा, यहाँ पे -½ होता है, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, और O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि विच हैज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। अब मेरे को बताइए आपको हाईएस्ट इन चारों नंबर्स में कौन सा दिखाई दे रहा है? दिस हैज टू बी द हाईएस्ट, राइट, एंड लोएस्ट +2 के बाद +1 आएगा, फिर -½ एंड -1 इज लोअर देन ऑल द अदर नंबर्स प्रेजेंट हियर, तो इसलिए दिस हैज टू बी द लोएस्ट। तो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट आपको OF2 और H2O2 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज द
करेक्ट आंसर. इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following statements is or are correct for the given reaction? मेरे को बताइए. HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 which is also known as calomel and SnCl4. Okay? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, देखते हैं. Gives Hg2Cl2 plus SnCl4. Okay? अब अगर हम यहाँ देखें, ये Hg2Cl2 जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है. देखिए Hg प्लस Cl माइनस, आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे मरकरी का +2 है, यहाँ +1 है, यहाँ का Sn का +2 है, यहाँ +4 है. तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं. इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड. वो चेंज होके क्या बन रहा है? मर्क्यूरस क्लोराइड. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमको पहला स्टेटमेंट में बोला गया मर्करी क्लोराइड इज reduced to Hg2Cl2 which is correct. Look at the second statement. Stannous chloride is oxidized to stannic chloride. यहाँ पे मेरे को बताइए टिन अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहाँ से वो कन्वर्ट हो रहा है +4, दैट इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज स्टैनिक क्लोराइड. तो स्टैनस क्लोराइड से स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट. 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. थर्ड देखते हैं. HgCl2 is oxidized to Hg2Cl2. That would be false. Why? Because we can see that HgCl2 is getting reduced. Oxidation number is decreasing from +2 to +1. 3 is incorrect. And number 4 is it is an example of redox reaction. Of course, the oxidation numbers are changing. So that is why we can say that out of all these 4 statements, only option A, which says that 1, 2, and 4, these 3 statements are correct, making option A your correct answer. Okay? अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following elements does not show disproportionation tendency? अब आप जानते होंगे फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, राइट? जिसकी वजह से कौन सा एलिमेंट है वो जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन एग्जिबिट नहीं कर पाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 के लिए अगर देखा जाए तो वो होगा हमारा फ्लोरीन विच इज ऑप्शन नंबर. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे. 61. Molarity and molality of a solution of an liquid in aqueous solution is 9 and 10 respectively. Okay, what is the density of solution? This is a very straightforward question. We can use the relationship between molarity and molality to get to the solution. Okay, पर करते हैं. 61 देखिए. मोलारिटी एंड मोलारिटी का रिलेशनशिप अगर आपको याद हो, मोलारिटी इज मोलारिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 d, that is the density. Molarity again multiplied by molar mass of solute, जिसको मैं Ma से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके ओके लिख. ओके आगे बढ़ते हैं. मेरे को बताओ मोलारिटी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोलारिटी इज 9, मोलारिटी इज राइट, मोलारिटी इज 9, मोलालिटी इज 10. ओके, तो आई विल राइट 10 हियर, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 1000 by 1000 d minus m. M that is molarity. Molarity is what? Again 9 into molar mass. Molar mass of solute चाहिए, वो की क्वेश्चन में दिया हुआ है 50. ओके, अगर हम सॉल्व करते हैं, मेरे को बताइए 10 is 9000 divided by 1000 d. 1000 d. एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक विल बी बेनिफिशियल. हम लोग एक काम कर सकते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं. ओके, 50 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे अगर देखें 10 इक्वल्स, यहाँ से अगर 50 कॉमन ले लेता हूँ तो बचा रहेगा क्या? 9 इंटू 20, और नीचे से अगर मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ तो बचा रहेगा 20d माइनस 9. ओके, 50 गेट्स कैंसल्ड. ओके, और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से 10 से 20 का ये काट के इसको 2 लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 20d माइनस 9 इक्वल्स 2 इंटू 9 दैट इज 18. ओके, माइनस 9 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20d विल बी 27, 18 प्लस 9, एंड d शुड बी इक्वल टू 27 बाई 20, दैट इज 2.7 बाई 2, दैट इज 1.35 ग्राम पर cc. Okay, this is option number D, which is the correct answer. Question number 62. The oxidation states of Cl in calcium oxychloride या फिर bleaching powder अगर आप देखें तो मेरे को बताइए CaOCl2.
इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, Ca2+, एक तरफ Cl- और एक तरफ O-Cl, इसको हम लोग हाइपोक्लोराइड आयन से के नाम से भी जानते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर इस क्लोरीन एटम का देखा जाए तो -1 होगा, और यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। तो आपको पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, तो अगर आप चारों ऑप्शंस को एनालाइज करें तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिसमें +1 एंड -1 दोनों मेंशन्ड है, तो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63, देखिए 63, 2 moles of N2H4 which is also known as hydrazine loses 16 mole of electrons, is being converted to a new compound X. Assuming that all of the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of N in X? This is a very typical question. I'm sure आप लोगों ने क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया होगा। आप मेरे को बताइए, 2 moles of hydrazine, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 moles of hydrazine अगर कन्वर्ट हो रहा है एक कंपाउंड X में by losing 16 moles of electrons, ओके, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 mole of N2H4 जो होगा वो कन्वर्ट होगा, let's say half of X, doesn't matter because the question clearly states कि all of the nitrogen present here is going to appear in the new compound X, okay? तो I can say कि 8 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 मोल नाइट्रोजन एटम ने अगर टोटल 8 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो कैन आई से कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम ने जरूर X में कन्वर्ट होते वक्त 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसका मतलब यहां पे अगर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें हाइड्रोजन साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, राइट? -2 से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज होगा ड्यू टू लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना होना चाहिए, -2 + 4, -2 + 4, एंड दैट इफ यू सॉल्व कम्स आउट टू बी +2, एंड दैट should be the oxidation number of nitrogen in the final product X. This +2 is mentioned in option number C and that has to be our answer. Is that okay? आगे बढ़ेंगे। Next question 64 देखते हैं। Equivalent mass of H3PO2 when it is proportionate into PS3 and H3PO3. बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। H3PO2 कन्वर्ट्स टू PH3 एंड H3PO3। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे यहाँ पे +1 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है। ओके, +1 से -3 चेंज हो जाएगा एक फॉस्फोरस एटम के लिए 4, और +1 से +3 चेंज हो जाएगा हमारा एक एटम के लिए 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें +1 से -3 दिस इज द रिडक्शन पार्ट, एंड +1 से +3 दिस हैज टू बी द ऑक्सीडेशन पार्ट। तो अगर हमें एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर होता है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन पार्ट डिवाइडेड बाय NO + NR, वही सेम चीज़। अब आप मेरे को बताइए 4 × 2 by 4 + 2, that is 8 by 6 which is nothing but 4 by 3। ओके, ये आ रहा है हमारा एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास इज m, let's say n factor is 4 by 3 which simplifies to 3m by 4. This has to be our correct answer which is mentioned in option number D and that is the correct answer. Okay, आगे बढ़ते हैं। Question number 65 क्या बोला गया है, the equivalent mass of a divalent metal is W. ओके, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स क्लोराइड इज, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है डाइवेलेंट मेटल है, डाइवेलेंट मेटल मतलब M जरूर 2+ चार्ज कैरी करेगा। ओके, अब ये अगर क्लोराइड बनाएगा तो ये ऑब्वियसली जब Cl- के साथ कंबाइन करेगा, इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज -1 है, तो वो किस तरह का क्लोराइड बनाएगा, MCl2। MCl2 का अगर बनाता है, मेरे को बताओ, आपसे पूछा गया इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए मेरे को बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ M + 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, राइट? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इक्विवेलेंट मास होता क्या है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अगर हम एक आयन के लिए देखें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं m/ चार्ज, और हम जानते हैं कि हमारा मेटल डाइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट का इक्विवेलेंट वेट अगर W है तो उसका मोलर मास या फिर एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं इसको। एटॉमिक मास ऑफ M कितना आएगा, चार्ज उसके ऊपर कितना था 2, तो एटॉमिक मास ऑफ M आ जाएगा 2W। तो आप मेरे को बताइए एटॉमिक मास ऑफ M की जगह पे 2W और 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, एटॉमिक मास ऑफ Cl is 35.5, 2 × 35.5 is 71. This has to be the molecular mass of its chloride, that is option number C. Okay, that is the correct answer. आगे बढ़ते हैं 66
66 देखें, द परसेंटेज ऑफ N2 इन यूरिया इज अबाउट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यूरिया आप सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 होल 2। ओके, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है तो हमें जानना होगा मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ यूरिया इनटू 100। ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन आ रहा है, 14 इंटू 2 28। यूरिया का मोलर मास सबको पता होगा 60 इंटू 100। ओके, 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 280/6। ओके, तो मेरे को बताओ 300/6 होता तो 50% होता, 50% से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा 46, और ऐसे भी अबाउट पूछा है तो क्लोज 46.66 के अप्रॉक्सीमेटली आता है, तो that can be narrowed down to 46, which is our option D. ओके, आगे बढ़ेंगे। 67, vapor density of a gas is 11.2। ठीक है, vapor density which is also molar mass by 2 of a gas is 11.2। Can I directly say कि molar mass उस गैस का क्या होगा 2 into 11.2, that is 22.4। अब आप मेरे को बताइए the volume occupied by 1 gram of the gas at STP is, STP condition आपको बता दिया है। अब आप जानते हैं 1 mole of a gas occupies what, 22.4 liter, that is known as the molar volume at STP। अब आप मेरे को बताइए 1 mole occupies 22.4 liter, 1 mole means nothing but the molar mass, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 22.4 ग्राम, मोलर मास इज व्हाट 22.4 ग्राम पर मोल, तो हम बोल सकते हैं 22.4 ग्राम ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि 1 ग्राम विल ऑक्यूपाई व्हाट 1 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ दैट गैस, तो 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा 1 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 68, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी क्रिएट करने का कोशिश किया गया है पेपर में ड्यू टू द रीसेंट ट्रेंड्स इन द पेपर। आप मेरे को बताइए 68, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मॉलिक्यूलर वेट। असर्शन जो दिया हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, विच इज कंप्लीटली करेक्ट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, असर्शन करेक्ट है। रीजन दिया गया है एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, एंड दिस इज रॉन्ग। क्योंकि मेरे को बताइए अगर हम बेस देख रहे हैं, टिपिकल बेस अगर हम देखते हैं विच रिलीजेस OH माइनस, तो इट इज द नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो यहाँ पे रीजन जो दिया गया है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो अगर आप 4 ऑप्शन देखें, A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर C हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 69, which is the equivalent weight of SnCl2 in the following reaction। ओके, 69 देखिए, रिएक्शन आपको दिया हुआ है, SnCl2 plus Cl2 gives SnCl4। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है। ओके, आपसे मेरे को बताओ +2 से +4 अगर जाता है व्हाट इज द चेंज 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन पे दिया हुआ है 190, n फैक्टर 2 यानी कि 95। दिस हैज टू बी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। When 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine, each at STP, the moles of HCl formed is equal to। Okay, एक काम करें, हाइड्रोजन Cl2 gives HCl। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आता है। ओके, अब आपको क्या बोला है 22.4 लीटर। अब देखो क्वेश्चन में आपको इन रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे रिएक्ट करने का रेशियो जो है वो है आपका 1:1:2। मैं काम कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, यानी कि जब रिएक्ट करेगा इनके वॉल्यूम्स भी इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितना लिया गया है, इसका 22.4 लीटर लिया गया है, एंड इसका कितना लिया गया है 11.2 लीटर लिया गया। अब तुमको पता है ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है, यानी कि 22.4 लीटर को 22.4 लीटर ये चाहिए होगा, लेकिन है नहीं आपके पास। इसका मतलब क्या, दिस हैज टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। इफ दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा। इसके 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बनता है, तो इसके इतने वॉल्यूम से इसका डबल वॉल्यूम प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 11.2 लीटर से 22.4 लीटर HCl बनेगा। 22.4 लीटर HCl इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ HCl, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर
करेक्ट आंसर। ओके, 70 तक यहाँ पे बेटा आपको फिजिकल वाला पार्ट था। इसके आगे ऑर्गेनिक वाला पार्ट आएगा। युधिष्ठिर सर विल help you solve these questions. Thank you so much. I'll continue again in section B. Thank you. Hello students, I am Yudhajit Sharma and I'll be discussing the solutions of ANTS part test 1 medical section. The questions of my part will start from 71. Let's start with the first question. क्या पूछा है क्वेश्चन में? Hybridization of the underlying atom changes in. So we'll have to check the hybridization of the particular atoms. पहले A का चेक करते हैं, AlH3। तो आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इस एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। हमें पता है कि स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर वैल्यू आ गया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3, 5 आ गया तो sp3d, 6 आ गया तो sp3d2, 7 आ गया तो sp3d3। सो लेट्स चेक, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और बोला गया है इट चेंजेस टू AlH4, तो यहां पे एक माइनस आ जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो चेंज तो हो रहा है यार। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। sp2 से sp3 बन चुका है ये। चलो बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 71 के लिए अगर H2O में देखें ऑप्शन बी, तो इट चेंजेस टू H3O प्लस। तो भाई लोग यहां 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, यहां भी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, तो यहां पे कोई चेंज नहीं है, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। सही बात है। ऑप्शन सी पे आते हैं, हमें दिया है NH3, चेंज होके क्या बना रहा है? NH4 प्लस। तो यहां पे फिर से देखो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, यहां भी 4 सिग्मा sp3, नो चेंज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 71। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो हमें आयनिक कैरेक्टर चाहिए ग्रेटेस्ट, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए यार सबको याद होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जितना ग्रुप नंबर का डिस्टेंस होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो लेट्स चेक ऑप्शन ए, Cl2O, क्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17, ऑक्सीजन किसका है? 16, तो यार डिस्टेंस बहुत कम है। लेट्स सी बाकी चेक करते हैं। बी में दिया NCl3, ये हो गया 15, ये हो गया 17, इसमें भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है नहीं। सी में अगर देखेंगे PbCl2, ग्रुप 14, ग्रुप 17, इसमें भी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर डी को देखें हम लोग, BaCl2, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 17, इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो सीधा सीधा बात है इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट 73। क्या पूछा है 73 में? द मॉलिक्यूल्स BF3 एंड NF3 आर बोथ कोवेलेंट कंपाउंड्स, दैट्स ट्रू। बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन, तो BF3 तो कोवेलेंट होता ही है, NF3 भी कोवेलेंट है, आर बोथ कोवेलेंट, बट BF3 इज नॉन पोलर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, सिमेट्रिक होता है। whereas NF3 yes, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, दैट इज पोलर। तो द रीजन फॉर दिस इज, तो हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को क्योंकि हमें ऑलरेडी हेल्प किया ही है, तो हम लोग काय को टेंशन ले। ए ऑप्शन में क्या बोले? एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज लार्जर देन नाइट्रोजन। ये कोई मीनिंग ही नहीं है ये सब स्टेटमेंट का, ठीक है, क्लियर है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है एटॉमिक साइज का। बोरॉन इज अ मेटल व्हाइल नाइट्रोजन इन गैस, नो, नाइट्रोजन इज गैस, इसका भी कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन, BF bonds are non-polar while NF bonds are polar, no, it is also not true। ऐसा तो है नहीं, पहली बात BF bond non-polar है लेकिन ये स्टेटमेंट का भी कोई मीनिंग नहीं है इससे, तो सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ABC अगर आप एलिमिनेट भी कर लेते तो आपको पक्का पता होता कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। डी, BF3 बिल्कुल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। बट NF3 की अगर बात करें, ये पिरामिडल शेप का होता है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। कैसे? यहाँ पे देखो डायरेक्शंस पूरा प्लेनर है ये, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। लेकिन यहाँ पे अगर देखें
इनका रिजल्टेंट आएगा नीचे और फ्रॉम एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर ऊपर, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं डी ही हमारा सबसे सेटिस्फाइंग ऑप्शन है। क्लियर है बात? तो सबने डी मार्क किया होगा मेरे हिसाब से, ये है आपका करेक्ट आंसर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 74। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। हमें बोला है कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो किसका होगा। ठीक है, 1 की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट यार इसका जीरो हो जाएगा। क्यों? फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन 2 भी हम लोग देखें तो आपको पता है साइनाइड में सी बिल्कुल sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, साइनाइड में सी sp लीनियर डंडा। ठीक है, तो यहां पे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि अपने को चाहिए क्या? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 और 4 को चेक करते हैं। तो अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैं इस डायरेक्शन ले लूं लोन पेयर को, अगर मैं ऑपोजिट में लेता लोन पेयर को तब तो चलो कट जाते हैं, लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे ये डायरेक्शन है फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, फ्रॉम एटम टुवर्ड्स लोन पेयर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप देखो इसका रिजल्टेंट इस साइड जाएगा, इसका रिजल्टेंट इस साइड जाएगा, ये कैंसिल तो कर ही नहीं रहे एक दूसरे को। यू कैन टेल मी कि सर अगर हम लोन पेयर को ऑपोजिट रखते तो तब जीरो की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब तो नहीं है। एक भी पॉसिबिलिटी अगर मुझे मिल जाए कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो मैं इन्हें बोलूंगा नॉन जीरो। क्लियर है बात? तो हम इसको ऐसे जज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं, आप देख सकते हो जैसा हम लोग डाइपोल मोमेंट में पढ़ते हैं। अगर अनसिमेट्रिक है, अगर सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर आप ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखोगे सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन भी है, तो वो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वाला ही सीन बनाएगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो 3 तो करेक्ट है। और यहाँ पे अगर देखें ये एल्कोहलिक ग्रुप है, OH मतलब है तो फिनॉल। ठीक है, क्लियर है? स्पेसिफिकली बात करें तो है क्विनॉल, लेकिन OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप है और उसी की बहन थायोल। ठीक है, क्लियर है? अगर हम लोग थायोल की बात करें SH, ये भी सेम सिनेमा करेगा। यहां भी आप एकदम सेम एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 3 और 4 यार नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा इट्स डी। D is the correct answer for this question. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 75 को हम लोग देखें तो क्या बोला है हमें? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन C2 आयन इन CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में C2 हो जाता है ये C2 और Ca2+ रहता है ऐसे। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर यहां पे हम लोग देखें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक। सिग्मा तो एक ही होता है। और अगर हम लोग पाई बॉन्ड देखें कितने हैं? 2। क्लियर है बात? क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन C2 आयन। तो एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट इज बी बॉम्बे। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, Cl2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर आता है Br2, फिर आता है F2, फिर लास्ट में आता है I2। इसका रीजन क्या होता है? F2 में एक्चुअली ऐसा लगता है कि सर F2 तो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, 2p2p ओवरलैपिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन में एक्चुअली उनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से होता क्या है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो F2 में क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है या स्ट्रेंथ किसका है? ऑब्वियसली Cl2 का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 77 द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड्स इज। तो ये तो हमें चेक करना होगा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए की C2H4Cl2, तो HClH, C2H4 बोला है तो और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बोला है विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट। यहाँ पे मुझे आयनिक कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग देख रहे हो यहाँ पे
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमें पता ही है, दैट इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाईचारे से जो बॉन्ड बनता है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें C2H4Cl2 सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग ऑप्शन बी की भी बात करें CH3 आए, ये भी नहीं हो सकता है। कार्बन भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहा है, सही है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करें KCN, तो मैं आपको बताता हूं इसमें कोवलेंट भी होगा और आयनिक भी होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे आयनिक कैसे है, K+CN-, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, इजंट इट। अब अगर आप बोलोगे सर कोवलेंट किधर, तो इधर CN-, ये रहा कोवलेंट बॉन्ड। आगे समझ में, तो सी करेक्ट है हमारा, तो बाकी डी को तो चेक करना ही नहीं। डी अगर आप चाहते हो तो मैं बना के बता देता हूं, लेकिन उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स ही यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा ये वाला। अब हम लोग बात करते हैं 78 की, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे विच वन इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बस इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने थे। अगर हम लोग ऑप्शन ए में चेक करें तो आप देखो यहाँ पे N2 एक भी वायलेट कर जाए तो फिर बाकी काउंट करके कोई फायदा नहीं है। अगर N2 की बात करें तो आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 7, तो 2 7s are 14 इलेक्ट्रॉन। अगर CO2 की बात करूं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, ऑक्सीजन के एक एटम पे इलेक्ट्रॉन्स होता है 8, लेकिन 2 पे हो गया 2 × 8, तो 16 + 6 22 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो यार हम लोग फिर मतलब आप यही बोल सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ही हो गए पहले ही, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी भी कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होता है 7, और अगर तुम H2S देखोगे, ठीक है, तो सल्फर में मैं आपको बता देता हूं 16 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में हो गया 2 × 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात। तो यहां पे अगर देखें 16 to 18 इलेक्ट्रॉन वैसे ही आ गया, तो ये भी वायलेट हो गया, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में आप देखो N2 में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। अगर हम लोग बात करें CO की, तो CO में 6 + 8 विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सेम जा रहा है यार। CN- को देखते हैं तो कार्बन में कितना होता है 6, नाइट्रोजन में कितना होता है 7, ये 13 तो आया, लेकिन एक माइनस भी तो है, तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 14। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में। अब मुझे बताओ डी को फिर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी आप देख के ही बता सकते हो, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स, ठीक है, ये पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में, अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात बोली गई है मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, सही बात है, हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते थे। ये ऑप्शंस इस तरीके से प्लेस्ड हैं। मैं आपको बताता हूं ए, सी और डी इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। आई कैन इजीली एलिमिनेट बी एज द करेक्ट आंसर। कैसे? हमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है, इफ इट इज सिमेट्रिक, अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे CO2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सी तो खत्म कहानी है, क्योंकि दोनों का ही डाइपोल मोमेंट जीरो है, यहां भी सराउंडिंग एटम सेम, यहां भी सराउंडिंग एटम सेम। अगर ऑप्शन डी को भी हम लोग देखें, SiF4 का डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट मैं आपको बना के बता देता हूं, जैसे एक एक करके अगर देखें, ए ऑप्शन NO2 का स्ट्रक्चर ये रहता है, दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर NO2। तो अब अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए देखें तो आप देख रहे हो, डायरेक्टली भी बता सकते हैं सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, O हो गया, O- हो गया, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ये आप देखो डायरेक्शंस ऐसे कुछ रहेंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी नॉन जीरो है क्योंकि सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है। अगर हम लोग बात करें CO2 का, जैसे मैंने कहा है सिमेट्रिक, सराउंडिंग एटम सेम, सो इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो अगर जीरो आ गया तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात? तो हम लोग बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अगर हम लोग बी की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा रहेगा। फिर से इस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है।
सही बात है। अगर हम लोग बात करें O3 का, तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पे अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो O प्लस O से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये डायरेक्शन, O प्लस O माइनस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये डायरेक्शन, फ्रॉम एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर ये डायरेक्शन। तो अगर हम लोग देखें यहां पे भी डाइपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो ही रहेगा। तो आप देख सकते हो, जैसे हम दोनों ही देख सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये दोनों ही अनसिमेट्रिक हैं। तो ऑब्वियसली यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इतना कुछ नहीं भी करते तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं अनसिमेट्रिक, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट, सो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी सी और डी के बारे में मैंने आपको बोला ही है। जैसे सी की अगर बात करें तो Si के साथ 4 फ्लोरीन, सराउंडिंग एटम सेम, तो हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो। CO2 पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो है ही, ये सिमेट्रिक है तो दोनों सिमेट्रिक, डाइपोल मोमेंट जीरो, हमें नॉन जीरो चाहिए थे दोनों, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग डी की बात करें, SiF4 तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इवन NO2 पे भी हम लोग बात कर चुके हैं, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है और NO2 का नॉन जीरो। तो हमें पेयर चाहिए थे नॉन जीरो वाले, तो वो तो यहाँ पे मिला नहीं, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा हमारा। तो वी हैव आवर ओनली करेक्ट ऑप्शन एज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 79. Let's talk about question number 80. हमें बोला which of the following hydrogen halides has a high percentage of ionic character. इसमें अगर हम लोग देखें ऑप्शन ए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हमें थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका पता होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें। हाइड्रोजन का होता है 2.1, फ्लोरीन का होता है 4, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा 1.9। अगर वैसे ही हम लोग बी का निकालें HCl, तो इसका अगर निकालें तो 2.1 और 3 को माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा। अगर हम लोग C को देखें HBr, तो इट विल बी 2.1 एंड 2.8, तो इट विल बी 0.7। और अगर D ऑप्शन को हम लोग देखें तो HI, तो डिफरेंस आ जाएगा 2.1 एंड 2.5, दैट इज 0.4। तो सीधा सीधा बात है, वीडियो में पहले ही मैंने आपको बता दिया, आयनिक कैरेक्टर के लिए हमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसमें है? ऑप्शन ए। तो ए असम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन, ये बोला गया, तो हमें चेक करना होगा। अगर हम लोग बात करें ए ऑप्शन की, तो आई थिंक इट्स मजाक, बिकॉज यू नो सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हैं। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और लोन पेयर आ गया, तो सीधा सीधा बात है भाई, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें, पानी, तो पानी में अगर हम लोग देखें सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, हाइड्रोजन लोन पेयर फिर से नॉन जीरो। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी की, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो भाई लोग एबीसी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हमें पता चलता कि एबीसी अगर हो नहीं सकता तो कौन सा आंसर होगा? डी। लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि ऑप्शन डी में ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर इज डी, दिल्ली। सही है, मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 82। क्या पूछा है इसमें? The molecular size of ICl and Br2 is approximately same, okay, but boiling point of ICl is about 40% higher than that of Br2। ठीक है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते हैं, आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपसे रीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इट इज बिकॉज ए ICl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन Br बॉन्ड, नहीं, इससे बॉइलिंग पॉइंट की बात हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Br, इससे भी हम बात नहीं कर सकते। ऑप्शन सी ICl इज पोलर व्हाइल Br2 इज नॉन पोलर, यस ट्रू। मैं आपको बताता हूं, सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ICl पोलर तो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये हो गया मॉलिक्यूल पोलर। और अगर हम लोग देखें Br2, कोई सेपरेशन बिटवीन द चार्ज नहीं, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। तो फिर अगर दो ICl मॉलिक्यूल ले, ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा? अगर हम वैन डर वाल्स फोर्सेस याद करें तो डाइपोल डाइपोल, जबकि ये नॉन पोलर कैसा लगाएगा? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस का ऑर्डर होता है, इट इज आयन डाइपोल सबसे पहले आता है, फिर डाइपोल डाइपोल आता है, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आता है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आता है, और लास्ट में आता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। और हमें ऑलरेडी पता है दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर,
और हमें ऑलरेडी पता है कि वैन डर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधा बात है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और ये क्यों है? क्योंकि आईसीएल ज्यादा पोलर है और Br2 ज्यादा नॉन पोलर है। क्लियर है बात? तो इसलिए सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन। पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन एनायन बाय एन adjacently placed cation. Which of the following statements is true? आपने पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन फजान्स रूल में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है? जहां पे हम लोग देखते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने का तरीका, ऑब्वियसली इट्स अ क्वालिटेटिव स्टडी नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टडी। हम सिर्फ कंपैरिजन ही कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं मैक्सिमम पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर था आपका एबिलिटी ऑफ द केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? द डिफॉर्मेशन ऑफ द एनायन टू गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? दैट इज पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी। अब देखते हैं ए, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ केटायन ऑफ हाई चार्ज। यस, अगर आप देखोगे ये जो फैक्टर्स होते हैं पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन के, सारे फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं। अगर पोलराइजिंग पावर की बात करें हम लोग तो स्मॉल साइज ऑफ केटायन, हाई चार्ज ऑफ केटायन एंड पीएनजीसी ऑफ केटायन। अगर पोलराइजेशन की बात मैं करूं तो हाई चार्ज ऑन एनायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, ये सारे फैक्टर्स अगर कंट्रीब्यूट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली हमारा पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन हाई होगा। तो यहां पे आप पहली ऑप्शन में देखो, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय केटायन ऑफ हाई चार्ज। यस, ट्रू, दिस इज इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। अगर केटायन का चार्ज हाई होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा एनायन से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। सही बात है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब ऑब्वियसली गलत ही होगा। आप चाहते हो तो मैं चेक कर लेता हूं। जैसे ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, मिनिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय केटायन ऑफ लो रेडियस। ठीक है, क्लियर है? मिनिमम थोड़ी मैक्सिमम होगा पोलराइजेशन। सी, अ लार्ज केटायन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। नो, अ स्मॉल केटायन विल एक्चुअली ब्रिंग। ये ऑप्शन डी अगर देखें, अ स्मॉल एनायन is likely to undergo a large degree of polarization. No, large anion actually polarization ज्यादा करता है। ठीक है, तो BCD को एलिमिनेट करके भी आप ये आंसर करेक्ट बोल सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 84। Which of the following compounds contains no covalent bonds? ठीक है, तो इनको ड्रॉ करते हैं। K plus Cl minus, नहीं, इसके पास तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। PH3 के पास जरूर है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, O2 की बात करें तो इसके पास भी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। B2H6 की बात करें, बनाना बॉन्ड, इसके पास भी कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ये हो गए ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स और ये साइड वाले जो चार हैं ये हैं टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, इसके पास भी कोवलेंट है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर बात करें, हमें कुछ दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें तो कोवलेंट ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी नहीं होगा यार। ठीक है, तो एक ही आंसर होगा हमारा सी कैलकाटा, इट हैज नो कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बात, सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही है इसके पास। फिर से एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन 85। Both NH3 and H2O molecules have distorted tetrahedral geometries, but the bond angle in water is less than that of ammonia. This is because, अगर हम लोग देखें, एमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ये, वाटर का स्ट्रक्चर होता है ये, इनका अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखें तो एमोनिया का होता है sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल शेप 107 डिग्री, वाटर का होता है sp3 हाइब्रिडाइज बट V शेप। ठीक है, क्लियर है, और इसका एंगल होता है 104.5 डिग्रीज। तो मैं आपको बताता हूं, दिस इज बिकॉज NH3 कंटेन्स ओनली वन लोन पेयर। सही बात है, ये कितना रिपल्शन लगाएगा बॉन्ड पेयर में ताकि ये श्रिंक हो जाए, क्योंकि एक्चुअल एंगल से थोड़ा श्रिंक हो जाता है। sp3 का अगर हम लोग एंगल देखें तो इट इज 109.5 डिग्रीज, लेकिन ऑब्वियसली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो अगर श्रिंक होगा इसलिए एंगल एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है, लेकिन यहां पे तो दो लोन पेयर अपना रिपल्शन लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंगल ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा NH3 contains only one lone pair on nitrogen atom to repel the bond pairs, whereas in water there are two lone pairs on oxygen atom to repel the bond pairs. This is absolutely true. A itself is the correct answer. लेकिन आप चाहते हो तो मैं B
CD भी पढ़ लेता हूँ। NH3 contains 3 bond pairs whereas H2O contains only 2 bond pairs। नहीं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है लोन पेयर रिपल्शन सबसे सिग्निफिकेंट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सी ऑप्शन देखेंगे, NH3 is pyramidal whereas H2O has V shape। नहीं, उससे भी एंगल का कोई ये नहीं है। N in NH3 is less electronegative than oxygen in water। No, that also doesn't justify to our answer। ओके, चलो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन बी पे। 86 among the following molecules XeO3, XeOF4, XeF6 those having same number of lone pairs on XeR। ठीक है, क्लियर है। तो सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। XeO3 का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, क्योंकि इसका औकात क्या है 8, तो नेबरिंग 6 2 8, यस इट्स करेक्ट। लोन पेयर कितना है 1। अगर हम लोग बात करें XeOF4 तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड हो और 4 फ्लोरीन, तो 6 और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है 1। अब अगर लास्ट हम लोग बात करें XeF6, ठीक है, ये है XeF6, तो 5 बना लिया मैंने, 6 और एक लोन पेयर। यहां भी लोन पेयर कितना है 1। तो आप देख ही रहे हो सब में लोन पेयर कितना है ओनली 1, तो तीनों में ही एक लोन पेयर है। क्लियर है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 2 एंड 3, तीनों, दैट इज डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सही आया सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो हमें बना के चेक करना होगा। जैसे ए की बात करें, XeF4 का एग्जैक्ट शेप ऐसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका भले ही sp3d2 हो, ठीक है, लेकिन शेप ये होता है। तो ये चारों बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में रहते हैं, XY प्लेन में, तो इनका बॉन्ड्स सेम रहता है, बॉन्ड लेंथ। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बोला है कि बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। बी भी देखेंगे, BF4 माइनस में भी ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, ये भी करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सी में देखें, यहां देखो हो जाएगा धैमाली, क्योंकि CC बॉन्ड भी है और CH बॉन्ड भी है, ऑब्वियसली इनका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यही होगा हमारा C फॉर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। डी ऑप्शन भी देखें, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि Si के साथ 4 फ्लोरीन, ये भी sp3 है, सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज C। अब अगर बात करें 88 की, तो हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट PCl5। ओके, PCl5 के बारे में पहले तो ज्ञान दे दूं। sp3d और ये XY प्लेन में 3 रहते हैं और Z एक्सिस में ये दोनों। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए में क्या बोला, इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, रॉन्ग बोला है। ठीक है, इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन गिविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ये कहां से गलत है, ये तो सही है। चलो अब ऑप्शन बी पे आते हैं। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इज dz²। यस ट्रू। अगर आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं sp2 प्लस pd। तो अगर आप देखोगे sp2 में इन्वॉल्व होता है spxpy, ये बनाता है xy प्लेन, और हमारा जो pd है दैट इज फॉर्म बाय z एक्सिस। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है pz और dz²। तो मैंने आपको सारे ऑर्बिटल्स बता दिए। spxpy इन्वॉल्व्स द xy प्लेन और pz एंड dz² इन्वॉल्व द z एक्सिस। ठीक है, तो dz² इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी की, द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, मजाक, whereas axial bonds make an angle of 120 डिग्री विद द इक्वेटर, और एक बड़ा मजाक। ठीक है, क्लियर है। इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो एक्चुअली इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ये एंगल होता है 120, ये बनाता है 90। ठीक है, क्लियर। और आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक्चुअली उन्होंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यही हमारा गलत स्टेटमेंट है और हमें रॉन्ग ही पूछा गया था। अगर डी ऑप्शन की बात करें, एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन बाय द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रू, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर वीकर एंड लॉन्गर, जबकि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो सी एक है जो हमारा इनकरेक्ट है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही बोला गया था 88 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। यस, अगर रॉन्ग बोला है तो बिल्कुल सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक एवरीवन इज
अंडरस्टूड दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे 89 की। 89 का क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन से कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग इज, ठीक है, क्लियर है। इसमें sp2 कौन कौन है, तो एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं जो दिया हुआ है हमें। दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि हमारा sp2 कौन कौन है, तो सारा निकाल देता हूं मैं। ये होगा sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp लोन पेयर का तो नामो निशान नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। आ गया समझ में, क्लियर है बात। तो मुझे बताओ, एक sp2, दूसरा, तीसरा, 3 दिख रहा है हमें, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, क्लियर है। sp sp sp3 sp2 sp3 sp2 sp2 3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर। 98th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंपाउंड mx4 इज टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ xmx, mx4 हमें बोल दिया है टेट्राहेड्रल है, मतलब सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है। तो हमारा xmx बॉन्ड एंगल कितने बार, नंबर ऑफ xmx फॉर्म्ड इन द कंपाउंड इज, कितने बार फॉर्म होगा ये, ठीक है। तो इसका बेस्ट टेक्निक क्या है, आप 1 2 3 4 इसे नंबरिंग कर दो। तो बेसिकली 1 और 2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वही 1 और 3 के बीच में भी बनेगा, वही 1 और 4 के बीच में बनेगा। तो हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में जो एंगल बनेगा वही 1 3 के बीच में भी बनेगा, 1 4 के बीच में भी। 2 1 हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 2 लिया हुआ है। 2 3 हम ले सकते हैं, 2 4 हम ले सकते हैं, 3 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 3 हमने ले लिया है, 3 2 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 3 हमने ले लिया है। लास्ट बचता है 3 4। आप समझ रहे हैं, चारों को मैंने नंबर कर दिया और मैंने कॉम्बिनेशंस बना लिए, क्योंकि हर 2 एटम के बीच में एंगल बनेगा वही, क्लियर है बात, क्योंकि हमें वही बोला x m x के बीच में एंगल, ठीक है। जो भी एंगल बन रहा है ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल है, तो आप लोगों को पता है 109.5 डिग्रीज ही बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशंस कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। Resuming the physical and inorganic part in section B, starting with question number 91. Okay, question number 91 देखिए, आपसे क्या बोला गया है? In the synthesis of ammonia, this is also known as Haber's process, if the quantity of N2 reacted is 100 ml, the quantity of hydrogen and ammonia would be. आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो 1:3:2 के मोल रेशियो में आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका हम 100 ml ले रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन का 300 ml और लेना पड़ेगा इससे रिएक्ट करने के लिए, और इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा 200 ml अमोनिया। इसकी वजह से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 92. Equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it is converted to. तो देख लीजिए, MnSO4 हमारा स्पीसीज ये कन्वर्ट होके कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जिससे कि उसका इक्विवेलेंट वेट जो हो वो मोलर मास बाय 2 हो। हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है m/n फैक्टर। सो बेसिकली वी वांट आर n फैक्टर टू बी इक्वल टू 2। हम जानते हैं यहाँ उसका प्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एक बार हम 4 ऑप्शंस को अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन ए देखते हैं Mn2O3। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो मैंगनीज का आ जाएगा आपका +3, और MnO2 अगर देखते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, यहाँ आएगा MnO4 माइनस, यहाँ आएगा +7, और MnO4 2 माइनस यहाँ पे आएगा +6। तो अगर हम देखते हैं कि हर एक केस में n फैक्टर क्या होता है, तो मेरे को बताओ +2 से अगर +3 आ रहा है तो हमारा n फैक्टर होगा 1, +2 से अगर +4 आ रहा है n फैक्टर होगा 2, +2 से अगर +7 आ रहा है n फैक्टर होगा 5, और +2 से +6 आ रहा है तो n फैक्टर होगा 4। तो हमें ऐसा चाहिए जब जिससे कि हमारा n फैक्टर 2 हो। n फैक्टर 2 हमें मिल रहा है MnO2 में, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। How much volume of oxygen at STP in liters is required to burn 4 ग्राम of methane gas completely? Okay? तो हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। एक हाइड्रोकार्बन CXHY के कंप्लीट कंबशन के लिए आपको X + Y/4 मोल ऑक्सीजन चाहिए, राइट? अब अगर हम मीथेन लेके आते हैं तो मीथेन अगर ले आते हैं जिसमें x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो y ये सब्सटीट्यूट करने पे आता है कि 1 + 4/4 दैट इज इक्वल टू
हम बोल सकते हैं कि मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट रिएक्शन, राइट, कंप्लीट कंबशन इमेज से। मेरे को बताइए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ। अब इनका मोल का रेशियो 1:2 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 4 ग्राम, इस ये हमारा मास है, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो 4 बाय क्या आएगा 16, दैट इज 0.25 मोल। 0.25 मोल, अब 1 मोल को अगर 2 मोल चाहिए तो 0.25 मोल मीथेन को कितना चाहिए, 0.5 मोल O2 चाहिए। 0.5 मोल O2 का वॉल्यूम क्या होगा, हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 0.5 मोल का वॉल्यूम होगा 11.2 लीटर, राइट, 11.2 लीटर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 12.2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बात किया जा रहा है जिसमें बेंजोइक एसिड दिया गया है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं C6H5COOH, और इसको अगर हम मोलर मास अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 122। अब बोला इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कितना मोल्स NaOH चाहिए। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो है ये एक मोनोबेसिक एसिड है और ये एक मोनो एसिडिक बेस है, तो ये कौन से रेशियो में रिएक्ट करेगा, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। तो मेरे को बताओ 12.2 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो अगर हमें 12.2 ग्राम दिया हुआ है, 12.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज आई हैव 0.1 मोल। सो इफ आई हैव 0.1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, I need the same number of moles of NaOH for complete neutralization. अब 0.1 मोल NaOH अगर चाहिए, 0.1 मोल NaOH का मास क्या होगा, मास निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, 0.1 into molar mass of NaOH, that is 40, that is equal to 4 gram, which is option number D. Okay, very simple. Next question पे आते हैं, देखिए 95. Which one of the following cannot act as a reducing agent? अब आज के ही पेपर में डिस्कस किए हुए एक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है कि जब एक एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जब वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो इट कैन ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे तुमको बोला एक ऐसा एलिमेंट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, यानी कि इट कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ इट कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम चाहेंगे कि वो एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहे। तो अगर हम 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ SO2 है, यहाँ NO2 है और यहाँ ClO2 है। ऑक्सीडेशन नंबर देखें +4, क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, नहीं, क्लोरीन +7 तक एग्जिबिट कर सकता है। यहाँ नाइट्रोजन का +4 है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम है, नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन +5 तक कर सकता है। सल्फर का यहाँ पे +4 है, क्या ये उसका मैक्सिमम है, नहीं, सल्फर +6 तक कर सकता है, यानी कि ये तीनों में से कोई भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। लेकिन कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन +4 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि दिस कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेवर एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर 96, ये हमारा यहाँ पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। 4 रिएक्शन हमारे सामने दिए गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द अंडरलाइन सब्सटेंस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो एक काम कर लो, Br2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करो तो 0 है। 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो वो कहाँ जा रहा है, -1। 0 से -1 इज रिडक्शन, दैट इज नॉट द आंसर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सिल्वर, ये सेम रिएक्शन हमने सुबह एक और क्वेश्चन में देखा था। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, लेकिन यहाँ से यहाँ इधर आते वक्त +1 आ गया, तो दिस इज अगेन रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें Ki माइनस से वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में, I -1 से 0 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर हम लास्ट वाला अगर देखते हैं तो +2 से वापस +1 जा रहा है, दैट इज अगेन रिडक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा 96 का क्या होगा, C, जहां पे I- इज कन्वर्टिंग टू I2। दिस इज द ओनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस अमॉन्ग द ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज अमॉन्ग द 4 गिवन रिएक्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस HNO3 डज नॉट बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे को बताइए HNO3 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो क्या होगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद इट विल अंडरगो रिडक्शन, राइट। तो जिन भी रिएक्शंस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से चेंज होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है, उन सारे रिएक्शंस में HNO3 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन जहां ये चीज नहीं हो रहा। तो मेरे को बताइए ऑप्शन ए में हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे HNO3 है, +5 से
क्या हो रहा है, +4 तक जा रहा है। यहाँ पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। इन ऑप्शन नंबर बी HNO3 इट इज कन्वर्टिंग टू NO, यानी कि यहाँ पे वापस +5 से +2 तक जा रहा है। दिस इज अगेन अ रिएक्शन जहाँ पे नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन ऑप्शन सी अगर हम देखें, नाइट्रिक एसिड इज अगेन कन्वर्टिंग टू NH4NO3। तो HNO3 में यहाँ पे जो नाइट्रोजन का +5 है दैट इज अगेन चेंजिंग टू +5, बट अमोनियम का जो नाइट्रोजन है उसका सोर्स भी यही रहेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है अमोनियम में वो आएगा -3, और +5 से -3 जाने की वजह से this is again undergoing reduction. That means nitric acid is acting as an oxidizing agent. Okay. In the last reaction अगर हम देखें तो HNO3 क्वेश्चन नंबर 97 में, राइट, HNO3 प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, N2O5 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर +5। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड इज नॉट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, राइट, जिसकी वजह से दिस इज द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 98। ओके, 98 देखिए, 98 क्या बोला गया है, 3 ग्राम of an oxide of a metal is converted to chloride completely and it yielded 5 ग्राम of its chloride। तो ये बोला गया है कि एक 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड था मेरे पास, उसको जब हमने क्लोराइड में कन्वर्ट किया तो उससे 5 ग्राम क्लोराइड बना, मेटल क्लोराइड बना। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। हम ये बोलेंगे कि तो अमाउंट ऑफ मेटल अगर सेम है तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस ऑफ मेटल सेम होगा, और इक्विवेलेंस ऑफ मेटल अगर सेम होगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड, राइट। अब मेरे को बताइए मेटल ऑक्साइड कितना मास लिया हुआ था, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, बिकॉज इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, मेटल क्लोराइड कितना बना है, 5 ग्राम बना है, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड। अब आपको पता होगा कि किसी भी सॉल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ऑक्साइड, यानी कि बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हम E मान लेते हैं जो कि हमें निकालना है, और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हम जानते हैं कितना होता है, 8 होता है, राइट। एंड यहाँ अगर हम देखें 5 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट E और क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट 35.5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3E प्लस 35.5 इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 106.5 इज इक्वल टू 5E प्लस 8 इंटू 5 40, राइट। 5E इज अ 3A, 3 उस तरफ जाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू 2E। 106.5 40 कन्वर्ट होगा, इस तरफ आएगा, माइनस होगा, 66.5 आ जाएगा। तो बेसिकली E का वैल्यू आ जाएगा 66.5 बाई 2 विच इज 33.25, and this is nothing but mentioned in option number B. That is the correct answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, which is the best description of behavior of bromine in the reaction given below। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, H2O combines with Br2 gives HBr and HOBr। Now this you can see कि यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 और 0 से +1 दोनों जा रहे हैं। दिस पार्ट इज रिडक्शन, दिस पार्ट इज ऑक्सीडेशन, और हम ये बोल सकते हैं कि ब्रोमीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का बी। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटेंशनली प्लेस्ड हियर बिकॉज ये हमारे नीट इस साल के नीट का भी मे बी यही वाला क्वेश्चन आया था। तो लाइक श्योरली यू गाइज आर नॉट सीइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस किया था। एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, 2HCl। अब द थिंग इज आपसे पूछा क्या है, व्हाट मास
of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction. अब मेरे को बताइए, जो भी बात कर रहा है ये क्वेश्चन रिएक्टेंट्स का ही कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, हमें पता है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं 1:2 के रेशियो में. ओके, हम ये बोल सकते हैं हमें HCl का वॉल्यूम और HCl का मोलारिटी दोनों देके रखा है, तो उससे मैं HCl का मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकता हूँ. कितना होगा अगर मैं नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने का कोशिश करूँ, चलो बिकॉज द वैल्यूज आर गिविंग इन ml, तो मिली मोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा मेरे को बताइए. तो हम उसको लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, राइट. तो मिली मोल्स इसका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका मोलारिटी इज 0.5 इंटू 50 ml, तो 50 इंटू 0.5 25 मिलीमोल. अब तुमको पता है कि 2 मोल HCl को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है. तो क्या मैं बोल सकता हूं 25 मिलीमोल ऑफ HCl को रिएक्ट करने के लिए बस 12.5 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है. तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मिलीमोल्स चाहिए वो पता चल गया. अब मिलीमोल से हम उसको कन्वर्ट करेंगे मास में. मास के लिए हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम लिखते हैं मोल इंटू मोलर मास, राइट. तो मेरे को बताइए मोल्स कितना है, 12.5 मिली मोल है, तो इसको लिख सकता हूं 12.5 मिली के लिए मैं वापस लगा दूंगा 10 की पावर -3, इतना मोल्स हो जाएगा. और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम देखें तो हम सब जानते होंगे इसका मोलर मास होता है 100, तो 10 की पावर -3 इंटू 100 बेसिकली इट कन्वर्ट्स टू व्हाट, 10 की पावर -3 इंटू 100 बेसिकली 10 की पावर -1 रह जाएगा. 10 की पावर -1 अगर यहाँ पे ये करते हैं तो आ जाएगा 1.25 ग्राम. बट दिस वुड बी द मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. अब क्वेश्चन में एक क्या किया है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर. तो बेसिकली आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है वो 95% प्योर है. तो एक चीज तुम ये हम जरूर बोलेंगे कि आप जस्ट बाय इंस्टिंक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर 1.25 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास है तो एक्चुअल मास ऑफ सैंपल जो लोगे आप, since you were 95% pure, that should be a little bit greater than 1.25, and only one option matches that criteria, that condition. लेकिन फिर भी अगर आप exact calculation करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं let the mass of sample be x. अगर हम ये बोलते हैं कि mass of sample जो मैं ले रहा हूं वो अगर x है तो उस x का बस 95% ही एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा. तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं 95% ऑफ x should be equal to what? The mass of calcium carbonate, mass of pure calcium carbonate, that is equal to 1.25. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा आपका 1.25 डिवाइडेड बाय 0.95. ये अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 1.32 ग्राम, मेकिंग ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. Okay, so that concludes the first ANTS chemistry paper. मेरे हिसाब से आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है और आप लोग को पेपर सही स्टैंडर्ड का लगाओ, बिकॉज द थिंग इज आई थिंक देयर वाज अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस. आपने प्रॉपरली क्वेश्चंस को एनालाइज किया है. मोस्टली इजी एंड मॉडरेट ही था. टफ क्वेश्चन शायद 1 या 2 आपको लगा होगा पूरे पेपर में, और कुछ लोगों का अगर एक्सपेक्टेड से कम हुआ है रिजल्ट, प्लीज आप डिसअपॉइंटेड या डिमोटिवेटेड ना होइए, आप और मेहनत कीजिए और पेपर और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आफ्टर द सॉल्यूशन. ये जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं आपको एक्चुअली टेस्ट करने के लिए ही किए जाते हैं कि आप ऑब्वियसली और बेटर ही करें. तो टेक इट एज अ चैलेंज, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, वर्क वेरी हार्ड. देखते हैं बाकी आप लोग का स्कोर से पता चलेगा. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.